आप अपनी डाउट क्लास अच्छे से अटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपकी क्लास में 38 स्टूडेंट हैं एंड ओनली 10 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग गूगल मीट, ठीक है, दे आर अटेंडिंग डाउट क्लास। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है आप लोगों की तरफ से। तो बेटा इसको जितना हो सके आप अपनी क्लासेस को अटेंड करिए। अदरवाइज आप कोविड-19 से तो सफ़र कर रहे हैं, साथ ही साथ आपकी जो पढ़ाई है, जो भी आपने पढ़ा है, कहीं ना कहीं वो आपकी चीज़ों को, आपकी पढ़ाई को अफेक्ट जरूर करेगा, ठीक है। जब तक आप अपने डाउट्स अपने टीचर से शेयर नहीं करोगे तो आपका टीचर आपको कैसे जो है उसको समझाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, अभी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप नहीं मानते हैं तो बेटा इसके लिए फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो यू हैव टू अटेंड योर डाउट क्लास, ओके। सो let's revise your remaining part of the chapter. Beta, still till now we have discussed about your introduction of the chapter, then cell theory, then our types of organisms, and then types of cells, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने एनिमल सेल, प्लांट सेल ये सब कर लिया था, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस किए थे। इसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस किए थे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थी, सेल वॉल किया था, इसके अलावा हम न्यूक्लियस कर चुके थे कंप्लीट, ठीक है, और न्यूक्लियोइड भी कर लिया था, साइटोप्लाज्म भी कर लिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गोल्जी अपरेटस से, ठीक है, और ये वाला पोर्शन आज आपको कंप्लीट करवा देंगे पूरा चैप्टर। तो देखो गोल्जी अपरेटस क्या है बेटा, ऐसा सिस्टम है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो है वेसिकल्स अरेंज होते हैं, और कुछ वेसिकल्स इतने ज्यादा लंबे होते हैं जो पैरेलली अरेंज होते हैं स्टैक की फॉर्म में, ठीक है ना। उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टर्नी कहेंगे। स्पेलिंग में यहाँ मिस्टेक है, CISTERNAE, ठीक है, सिस्टर्नी कहा जाएगा इसको। पैरेलल स्टैक लाइक जो स्ट्रक्चर्स आपको, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे गोल्जी वेसिकल्स के अंदर, ठीक है। दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और देखो एक्चुअल में गोल्जी बॉडीज की जो फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है ना, वो बेसिकली कहाँ से आ रहा है, सारा का सारा कंटेंट आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है वेसिकल्स के थ्रू, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या है, कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन ऑर्गन। काम क्या है, जनरली देखो जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है ये उसकी पैकेजिंग करता है वेसिकल्स की फॉर्म में, और ईदर थ्रू आउट द सेल और आउट ऑफ द सेल, ठीक है, या तो विद इन द सेल या आप कह सकते हो कि आउट ऑफ द सेल अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी है तो उसकी पैकेजिंग वेसिकल्स की फॉर्म में कौन करता है, आपके गोल्जी बॉडीज करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली और क्या काम है इसका, काम स्टोरेज में होता है। मॉडिफिकेशन कैसे, जैसे हमने आपने पूछा था, एक बच्चे ने डाउट क्लास में पूछा था कि मैम गोल्जी अपरेटस में ये ग्लाइकोजाइलेशन और क्या है, ठीक है, ग्लाइकोजाइलेशन और ग्लाइकोजाइलेशन। तो बेटा क्या होता है, ये मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है, ठीक है ना, जहाँ पे योर ग्लूकोज इज एडेड either to protein or to lipid. If glucose is added with protein, then it will result into formation of glycoprotein. Okay, and if it is added to the lipids, then it result into formation of glycolipid, and this process is known as modification of molecules or glycosylation, ठीक है, in case of glycoprotein formation or ग्लाइकोजाइलेशन। ओके, सो नेक्स्ट देखो बेटा इसके अलावा क्या है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड। अब ये कॉम्प्लेक्स शुगर क्या है, शुगर प्लस प्रोटीन है, ठीक है, फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्जी apparatus. Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosome. ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है कि लाइसोसोम की फॉर्मेशन कौन से सेल ऑर्गेनल से होती है। तो कौन से सेल ऑर्गेनल से होती है बेटा, आपके गोल्जी apparatus से होती है,
ठीक है। और ये एंजाइम्स कहाँ बनती है लाइसोसोम की एंजाइम्स, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल आपका लाइसोसोम ही है। लाइसोसोम्स जो है बेसिकली एक तरीके से डिस्पोजल सिस्टम का की जो है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम जो है एक तरीके से सिस्टम की फॉर्मेशन कर रहे हैं जहाँ पे वेस्ट की डिस्पोजल होती है। वेस्ट डिस्पोजल का मतलब क्या होता है बेटा, जो भी अनवांटेड मटेरियल है सेल के अंदर, ठीक है, दैट इज डिग्रेडेड बाय लाइसोसोम। उसको वो कौन डिग्रेड कर रहा है, आपका लाइसोसोम डिग्रेड कर रहा है। ठीक है। और हमने कई टाइप के लाइसोसोम भी पढ़े थे। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शरी लाइसोसोम, ठीक है, रेजिडुअल लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम्स क्या है, फंक्शन के बेस पे अलग अलग टाइप के हैं। लाइसोसोम को हमने सुसाइडल बैग्स भी कहा था। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ब्रस्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, और ब्रस्ट होके पर्टिकुलर अनवांटेड मटेरियल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। और कई बार क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी भी रखते हैं। इफ देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ फूड, अगर फूड की कमी है सेल के अंदर तो उस दौरान ये पूरे सेल को भी डाइजेस्ट करते हैं ताकि बाकी के आसपास के नियर बाय सेल को क्या मिल जाए, नरिशमेंट मिल जाए। क्लियर? It helps to clean the cell, it helps to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्लियर? अब देखो फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम की जहां तक बात है तो बेसिकली यहाँ पे देखो लाइसोसोम ब्रेक फॉरेन मटेरियल्स, जो भी अनवांटेड मटेरियल आ रहा है या कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो आपके सेल को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसे किल करने का काम किसका होगा, लाइसोसोम का। ठीक है, तो इट विल ब्रेक फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर मेड इन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो आपके लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं वो आर बना रहा है और लाइसोसोम की फॉर्मेशन कौन कर रहा है, गोल्जी अपरेटस। तो देयर इज डिफरेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पूछा क्या गया है। ठीक है, which is capable of breakdown of organic material made in RER. During the disturbance in cellular metabolism, such as when the cell gets damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cell. मान लो सेल ने काम करना बंद कर दिया है, पूरा का पूरा सेल डैमेज हो गया, उस दौरान भी उस सेल को, कंप्लीट सेल को डिग्रेड करने की एबिलिटी, ठीक है, कौन रखता है, लाइसोसोम। देखो ये किस तरीके का फंक्शन हो गया, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा है, किसी एक को गोली लग जाती है, जैसे कई बार मूवीज में आप देखते भी होंगे, किसी एक को क्या है, कोई एक पर्सन शूट आउट हो गया, ठीक है, तो वो सोचता है भाई मैं तो मर ही रहा हूँ, दूसरों को क्यों मरने दूं। ठीक है, और एज अ प्रोटेक्शन क्या करता है वो, सभी जो जितने भी टेररिस्ट होते हैं उनको उनको मारता हुआ, और जो है खुद तो मरेगा ही लेकिन उनको भी मार देगा जो अटैक कर रहे हैं। इसी टाइप से कुछ लाइसोसोम है, लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम को पता है भाई तुम्हें अपना काम करने के लिए क्या करना है, तुम्हें तो ब्रस्ट होना ही है, किल होना है, तो क्यों ना हम जो है अनवांटेड सेल को, जो सेल डैमेज हो चुकी है उसको पूरी को डाइजेस्ट कर ले, है ना। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। सबसे पहली बात देखो, जब भी माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आता है आपने ध्यान में रखना है पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पे सेल के लिए एनर्जी बनती है, और सेल के लिए एनर्जी जो होती है बेसिकली किस फॉर्म में होती है, एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या होता है, एटीपी। ठीक है, एटीपी क्या है आपका, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जस्ट एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं, यानी सेल के अंदर जो एनर्जी का लेन देन है, ठीक है, वो किससे होता है बेटा, वो आपके जो है जो एटीपी है वह उसी के थ्रू होता है। ठीक है ना, जैसे पैसों का लेन देन के लिए करेंसी होती है, तो सेल के अंदर अगर हम बात करें एनर्जी का ट्रांसफर किस फॉर्म में होता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। क्लियर?
ठीक है। तो देखो जब भी बात आती है तो ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है सबसे पहली बात। दूसरा पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान ही यहाँ पे एटीपी बनती है और वही एटीपी पूरा का पूरा सेल यूज करता है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। अब स्ट्रक्चर की जहां तक बात है तो दो मेम्ब्रेन होती है इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बताया था डबल मेम्ब्रेन बाउंड केवल 3 ही है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन पोरियस होती है, छेद होते हैं उसमें, और इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स की फॉर्म में होते हैं और उन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है। ये मैंने आपको बाय डायग्राम अच्छे से समझाया है, ये तो जस्ट रिविजन है। नेक्स्ट देखो ये जो फोल्ड्स होते हैं बेसिकली ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि मैक्सिमम एटीपी जनरेशन हो सके। और ये जो फोल्ड्स हैं, ये जो क्रिस्टी होते हैं, इनके ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको ऑक्सीजोम बोला जाता है। ठीक है ना। ऑक्सीजोम का काम क्या होता है बेटा, ऑक्सीजोम इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है। बिकॉज इसके 3 हिस्से होते हैं। ठीक है। बेसिकली हेड है, स्टॉक है और बेस है। तो जो इसका हेड रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, F1 जो है पार्टिकल बोलते हैं। बाकी का रीजन जो है इसका F0 पार्टिकल कहलाएगा। ठीक है। और जो ऑक्सीजोम है, ठीक है ना, ऑक्सीजोम के अंदर एटीपीएज नाम की एंजाइम होती है जो एटीपी की फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना। तो ऑक्सीजोम्स जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेंगे। तो फंक्शंस देखो इसके, functions of mitochondria में the energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP। ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। बॉडी को क्या है, हमारी बॉडी एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करती है, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है ना। और जितने भी मैकेनिकल वर्क होते हैं उस टाइम पे जब एटीपी हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो ये एटीपी टूट जाता है और हमें एनर्जी मिल जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, तभी तो डबल मेम्ब्रेन है प्रोटेक्शन के लिए। तो खुद का डीएनए होता है और कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है। और खुद के राइबोसोम्स होते हैं, वो भी कौन से, 70S टाइप के। ठीक है ना। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने लिए कुछ प्रोटीन बना सकता है, लेकिन बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए इसको न्यूक्लियस पे भी डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है। दैट्स वाई इट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमियस सेल ऑर्गेनल। सेमी मीन्स हाफ, ऑटो मीन्स सेल्फ। ठीक है। तो ऑटोनोमियस सेल्फ रेगुलेटिंग, लेकिन सेमी है इसलिए हाफ सेल्फ रेगुलेटेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन डीएनए अलोंग विद ओन राइबोसोम्स। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेमी ऑटोनोमियस सेल ऑर्गेनल। क्लियर। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड्स क्या है बेटा, वही प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। एनिमल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स जो है बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो है बेटा कलर्ड प्लास्टिड है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। तो बेसिकली प्लांट के अंदर जहां पे भी आपको जो भी कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो किस वजह से है, आपका प्लास्टिड की वजह से। अगर आपको कोई हिस्सा प्लांट का ग्रीन दिखाई दे रहा है, जैसे कि ग्रीन लीफ है, ग्रीन स्टेम है, इट मीन्स वहां पे वहां की जो सेल्स है उसमें अबंडेंट अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, टू ट्रैप सोलर एनर्जी। ठीक है। सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। ध्यान रखना क्लोरोफिल के अंदर कौन सा सेंट्रल एलिमेंट होता है, मैग्नीशियम। ठीक है। इसके अलावा देखो बेटा, अगर हम बात करें किसी कलरफुल पार्ट की, जैसे आपने लीफ देखी होंगी, आपने कुछ फ्रूट्स देखे होंगे प्लांट के अंदर, है ना, तो उनके अंदर कलर आ जाता है अदर देन ग्रीन एंड व्हाइट। व्हाइट और ग्रीन कलर को छोड़ के अगर कोई भी कलर प्लांट में आ रहा है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। तो उस हिस्से में अबंडेंट अमाउंट में आपको क्रोमोप्लास्ट मिलेंगे। ठीक है। और दैट आर बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है। जैसे लाइकोपीन हो गया। ठीक है। लाइकोपीन आपके किस में मिलता है, टमाटर के अंदर। ठीक है। टमाटोज के अंदर। तो
इस तरीके से आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आपके कैरेट के अंदर कैरोटीन प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपके अलग अलग पिगमेंट्स है, सॉरी कैरोटीन प्रोटीन नहीं, कैरोटीन पिगमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग क्या है पिगमेंट्स होते हैं जिनका अलग अलग कलर होता है। बेसिकली ये क्या है, क्रोमोप्लास्ट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, व्हाइट कह लो या कलरलेस कह लो, ठीक है ना। तो जो हिस्सा आपको व्हाइट या कलरलेस दिखाई दे रहा है, जैसे आपने एग प्लांट देखा है बेटा, एग प्लांट किसको बोलते हैं, ब्रिंजल के प्लांट को, ठीक है। उस टाइम पे जब शुरू में ब्रिंजल लगते हैं, उस टाइम वो जो ब्रिंजल लगेंगे उसके अंदर का जो हिस्सा है वो कैसा होगा, बिल्कुल जो है व्हाइट होगा। तो उस केस में क्या है, आपका ल्यूकोप्लास्ट उस हिस्से के अंदर बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बात करें पोटैटो की, तो पोटैटो के अंदर का हिस्सा क्या है, आपका व्हाइट है, तो दैट इज अबंडेंट इन ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। वहां पे ल्यूकोप्लास्ट जो है बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में है। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी भी सीरियल की, ठीक है, सीरियल इन द सेंस जैसे आपने व्हीट ले लिया, मेज ले लिया, कोई भी ग्रेन ले लिया, तो उसके अंदर जो व्हाइटिश व्हाइटिश डिपोजिशन आपको मिलती है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है। तो ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट या कलरलेस पार्ट होता है, और काम क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट का, टू स्टोर फूड को स्टोर करता है। अब वो कौन से टाइप का फूड स्टोर कर रहा है, इस बेस पे भी ल्यूकोप्लास्ट सब डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, दैट आर योर कौन कौन से, अमाइलोप्लास्ट अगर वो स्टार्च स्टोर कर रहा है, ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट अगर वो क्या स्टोर कर रहा है, आपका जो है प्रोटीन स्टोर कर रहा है, और अल्टीमेटली आपका एलियोप्लास्ट, ठीक है, जो बेसिकली ऑयल और फैट स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो आपने पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे किस टाइप के पर्टिकुलर, जैसे अमाइलोप्लास्ट है, ठीक है, जितने भी सीरियल्स होते हैं उनके अंदर आपको अबंडेंट अमाउंट में अमाइलोप्लास्ट मिलेंगे, स्टार स्टोरिंग है, ठीक है। ऐसे ही अगर जितनी भी आपकी जो है जो आपकी दाल है, दलहन है, लेग्यूमिनियस प्लांट के अंदर, ठीक है ना, जितनी भी दाल होती है उनके अंदर क्या है, प्रोटीन एबंडेंट अमाउंट में है। तो वहां पे आपको जैसे मेज की अगर हम बात करें, तो मेज में भी आपको क्या मिलेगा, अबंडेंट अमाउंट में एल्यूरोप्लास्ट मिलेंगे, ठीक है। तो जहां से आपको प्रोटीन मिल रहा है अबंडेंट अमाउंट में, दैट मीन्स इट इज अबंडेंट इन हैविंग योर एल्यूरोप्लास्ट, ओके। नेक्स्ट क्या है बेटा, बात करते हैं एलियोप्लास्ट की। तो जो सीड्स होते हैं, सीड्स के अंदर क्या मिलेगा आपको, जो है बेसिकली सीड्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, एलियोप्लास्ट की अबंडेंट अमाउंट मिलेगी, दैट आर स्टोरिंग योर ऑयल और लिपिड्स, ठीक है। तो देखो वही सेम क्या है, द स्ट्रक्चर की जहां तक बात है तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेम्ब्रेन की फॉर्म में होता है। इंटरनल जो जगह है, ठीक है, इंटरनल साइट जो है जहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है, जिसको हम मैट्रिक्स कह रहे हैं, ठीक है, उस हिस्से को हम स्ट्रोमा भी बोल सकते हैं, जिसमें एक मेम्ब्रेन का सिस्टम आपको मिलेगा, ठीक है। प्लास्टिड का खुद का डीएनए होता है, जैसे कि राइबोसोम, सॉरी जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया में था, ठीक है। प्लस राइबोसोम के साथ साथ आपको क्या मिलेंगे, इसका खुद का डीएनए होगा, खुद का राइबोसोम होगा। तो वही सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही है, सेमी ऑटोनोमियस सेल ऑर्गेनल है। फंक्शन देखो यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जनरली क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, बट कुछ ऐसे पिगमेंट भी हैं जो येलोइश कलर के लिए, ऑरेंज कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, बट बेसिकली वो क्रोमोप्लास्ट में आएगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं। यहाँ पे ये मिस्टेक है बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये क्रोमोप्लास्ट आएगा। क्रोमोप्लास्ट कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट, जेंथोफिल और कैरोटीन मैंने आपको बताए थे पिगमेंट्स के नेम, ठीक है ना। तो ये इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना, सेकेंड पॉइंट को, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मिड में जो सेकेंड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ क्रोमोप्लास्ट आएगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, वैक्यूल्स की जहां तक बात है, ठीक है। तो वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल स्टोरेज सैक है फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, ठीक है ना। स्टोरेज सैक का मतलब यहाँ पे कुछ चीज स्टोर हो रही है, ठीक है। और जनरली क्या होता है, वैक्यूल्स एनिमल सेल में बहुत ही क्या होते हैं, छोटे छोटे साइज के होते हैं, ठीक है, स्मॉल साइज होंगे एनिमल सेल में, और नंबर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ओस्मो रेगुलेशन के लिए आपको अलग से वैक्यूल मिलेंगे, ठीक है।
जितने भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर आपको ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलेंगे, ठीक है। अमीबा है वहां पे आपको फूड वैक्यूल मिलेगा। तो जनरली टेम्परेरी वैक्यूल्स बनते हैं और उसके बाद वो अपने आप कंज्यूम भी हो जाते हैं। लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो बहुत ही लार्ज साइज के होंगे और इसमें आपको क्या मिलेगा, ये क्या स्टोर करते हैं बेटा, जनरली दे आर स्टोरिंग वाटर, ठीक है, वाटर को भी स्टोर करते हैं। तो जो है वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है प्लांट्स एनिमल्स में हमने देख ही लिया है। फंक्शंस की जहां तक बात है तो ये क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम सेल का ऑक्युपाई करते हैं। 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय योर सेंट्रल वैक्यूल इन केस ऑफ प्लांट सेल, ठीक है, जो बेसिकली प्लांट सेल को इंटरनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, उसे टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन प्लांट सेल vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell, ठीक है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हमने क्या कहा था, क्या बोलते हैं बेटा, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोलते हैं हम, टोनोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है। मैनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट जैसे कि आपके कुछ पर्टिकुलर पिगमेंट होते हैं जो वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। तो एंथोसाइनिन वगैरह कुछ पिगमेंट होते हैं जो इसके अंदर स्टोर भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि आपका अमीनो एसिड है, शुगर है, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टोर रहेंगे यहाँ पे। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा में बात बता रही थी अमीबा की, अमीबा में क्या बनता है, फूड वैक्यूल इंस्टेंटली बनता है और अपने आप कंज्यूम भी हो जाता है, ठीक है, परमानेंट नहीं होता, लेकिन प्लांट सेल के अंदर परमानेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम दी सेल। ऐसे को क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रेक्टाइल, ठीक है। तो लास्ट वाला आपको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में बताया। तो आपने देखो सारा कर लिया है। यहाँ पे सेंट्रियोल मिसिंग है, सेंट्रियोल की हम डाउट क्लास में एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, फिर भी देखो सेंट्रियोल बेसिकली सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। माइटोसिस म्यूसिस हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा आपकी डाउट क्लास के अंदर, फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। मेरी तरफ से मैंने सेल वाला चैप्टर पूरा रिवाइज करवा दिया है। बच गया आपका टिश्यूज, तो देखो टिश्यूज में अभी ज्यादा नहीं हुआ है, आप थोड़ा सा एक बार उसको रीड आउट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क मी फ्रेंकली, ओके। कभी भी पूछो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज दैट कि यू हैव टू प्रिपेयर बाय हार्ट, ठीक है। अपना अच्छे से तैयारी करो और कोई दिक्कत आ, देखो थोड़ा थोड़ा सिलेबस हुआ अभी, और यही अगर अच्छे से नहीं करोगे तो देखो आगे कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो जितना हो सके एमसीक्यू सॉल्व करिए, जितना हो सके आप आपकी जो भी डाउट्स आ रहे हैं बेटा, प्लीज 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 अटेंड योर डाउट क्लास, ठीक है। ये मेरी नहीं, सभी टीचर्स की तरफ से है, ठीक है, कि आप अपनी डाउट क्लास लें। और डाउट क्लास जैसे अब आज मेरी एग्जाम तक जितनी डाउट क्लास होनी थी मेरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं अभी हमारा कुछ मिसिंग है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे, मैं आपको उसकी सेपरेट वीडियो अलग से बना के आपके पर्सनल नंबर पे भेज दूंगी, ठीक है, ताकि आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक खत्म हो जाए। बेटा पूरी RIS टीम आपके लिए दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, इस बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। आप कोविड-19 से तो सफर कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि ऐसे मुश्किल टाइम में भी हम हर टाइम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं, सभी टीचर्स पूरा स्कूल आपके साथ है बेटा। बट द थिंग इज आपको भी हमारा साथ देना है, तभी जाके हमारा रिजल्ट, हमारा आपका और हमारा सभी का मोटिव सेम है बेटा, ठीक है। जो मंजिल आपकी है वही मंजिल हमारी है, ठीक है ना। तो सेम मंजिल जो है हमारी, उसको अटेन करने के लिए, ठीक है, हम दोनों को मेहनत करनी है। टीचर्स तो कर ही रहे हैं, बट आपको भी हमारा साथ देना है, ठीक है। आप लोगों के साथ के बिना बेटा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको जहां प्रॉब्लम आ रही है प्लीज शेयर इट, ठीक है, हमारे साथ शेयर करिए, अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहिए। आपको कभी भी कोई भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई टीचर आपको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है ना। इवन टीचर खुश होते हैं कि बच्चे कम से कम हमारा जो है लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा फिर भी कोई और भी प्रॉब्लम अगर आ रही है
किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ योर स्टडीज, ठीक है, स्टडीज को छोड़ के अगर कोई और दिक्कत भी आ रही है तो वो भी आप अपने टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, बट स्टे कनेक्टेड विद योर टीचर्स, ठीक है, दैट वुड बी बेनिफिशियल टू यू ओनली। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड टुडेज चैप्टर, ठीक है। टिश्यू चैप्टर आप खुद से रिवाइज करिए, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पूछ लीजिए, टेक्स्ट करके पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू।